अभी हम लोग अलाउद्दीन के उत्तर भारत विजय के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पे विजय की चर्चा करेंगे। बहुत संक्षेप में ये तो बात स्पष्ट हो चुकी है, अब तक हम ये जान चुके हैं कि अलाउद्दीन पहला ऐसा शासक था जिसने कि दक्षिण भारत पे आक्रमण किया, ठीक। और पहली बार किसी मुसलमान ने जो आक्रमण किया विंध्याचल के दक्षिण यानी दक्षिण भारत में, वो अलाउद्दीन खिलजी साहब ही थे। और हम इस बात से भी विज्ञ हैं कि जलालुद्दीन खिलजी अपने चचा और डैडी के समय, अपने ससुर और चचा के समय उन्होंने किस तरीके से दक्षिण भारत देवगिरी पे जाके अभियान किया था बिना उनको बताए हुए। तो अगर ये आता है कि दक्षिण भारत पे आक्रमण करने वाला, कभी आपसे कोई पूछता है पहला सेनापति कौन था, तो सेनापति भी यही थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतित्व में ही देवगिरी पे आक्रमण हुआ था। और दूसरी बात कि अगर होता है किस मुसलमान ने दक्षिण भारत की विजय पहले बार की, तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। उन्होंने ही पहले विंध्याचल पर्वत के दक्षिण जाकर के दक्षिण भारत पे विजय की। ये विजय पता है आपको कि जलालुद्दीन खिलजी के समय 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में दक्षिण भारत पे अभियान किया था, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। और दक्षिण भारत की विजय में ये भी हम देख चुके हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वो जो हिंदू हिजड़ा मिला था, पीछे चर्चा कर रहे थे मलिक काफूर की, तो मलिक काफूर साहब जो है दक्षिण भारत की विजय में अलाउद्दीन के, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और मलिक काफूर ने ये हमने दिल्ली बना रखा है, दिल्ली से ये विंध्याचल पर्वत पार करके यहाँ इन्होंने देवगिरी पे आक्रमण किया। ये मलिक काफूर के नेतृत्व में ही, मलिक काफूर सेनापति थे उस समय, इस समय आक्रमण हुआ अलाउद्दीन के। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पे आक्रमण किया। देवगिरी राज्य, ये देखिए, ये महाराष्ट्र को मिलाकर के यहाँ यादवों का राज्य था। इस क्षेत्र में यादवों का राज्य था और राजा रामचंद्र देव वहाँ के राजा थे, ये भी हम जान चुके हैं। और राजधानी उसकी देवगिरी थी। दक्षिण भारत में उस समय अगर हम देखें तो छोटे छोटे राज्यों को छोड़ दें तो प्रमुख 4 राज्य थे। ये हमने इसको दिखाने की कोशिश की है, दिख रहा है। ये राज्य जो है, ये महाराष्ट्र को मिलाकर के ये यादवों का राज्य था। ये आप कहेंगे तो कहाँ, ये दक्षिण पश्चिम में था, दक्षिण पश्चिम में था। और इसके दक्षिण पूरब में काकतीय वंश का शासन था। और तीसरा महत्वपूर्ण था ये होयसल, ये देवगिरी के दक्षिण में था, या कहें कि वारंगल के दक्षिण पश्चिम में और देवगिरी के दक्षिण में ये होयसल था। होयसलों की राजधानी दारा समुद्र थी। ये 4 महत्वपूर्ण राज्य थे। पहला राज्य कौन था? पहला राज्य ये देवगिरी था। ये यादवों का राज्य था जिसकी राजधानी देवगिरी थी। देवगिरी को आज का इसका नाम क्या? इसका नाम दौलताबाद है। और राजा जो है जानते ही, रामचंद्र देव यहाँ के राजा थे उस समय। दूसरा जो महत्वपूर्ण राज्य था वो जो है कौन सा था? ये था काकतीयों का। काकतीय कहाँ था? ये काकतीय जो है यादवों के राज की राजधानी जो देवगिरी थी उसके दक्षिण, ये हो गया साउथ, और ये पूरब, दक्षिण पूरब में स्थित था। और जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी काकतीयों की राजधानी जो है ये वही तेलंगाना वाला प्रदेश है। तेलंगाना प्रदेश में काकतीय थे, यहाँ लिख रखा है काकतीय। इसकी राजधानी वारंगल थी। कौन सी राजधानी कहाँ थी? वारंगल थी। और जो है यहाँ इनके राजा उस समय प्रताप रुद्रदेव थे। प्रताप रुद्रदेव जो है सेकंड थे। ये प्रताप रुद्रदेव जो है वहाँ काकतीय वंश के राजा थे। समुद्री मार्ग के चलते यहाँ पे विदेशी व्यापार बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे बताया जाता है इनके राजकोष में किसके? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, उससे जो काकतीय, ये तेलंगाना क्षेत्र में जो काकतीय वंश था जिसकी राजधानी वारंगल थी और राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे, इनके समय बताया जाता है कि स्वर्ण और रत्न का विशाल भंडार था। स्वर्ण और रत्न आभूषणों का जो इनको विदेशी व्यापार से मिलता था, बड़ा अपार भंडार था जिसकी बड़ी चर्चा थी इनके राजकोष में। और इनके प्रति, इसी धन दौलत और संपदा के प्रति जो है अलाउद्दीन खिलजी आकर्षित हुए थे दक्षिण भारत में।
ये आपको पता ही है कि दक्षिण भारत की विजय जो अलाउद्दीन की थी, जो पहले चचा के समय भी जो हुई थी, वो इस पे कब्जा करने के लिए नहीं थी, यहाँ पे तो ये एक लूट माल के लिए थी। तो ये दक्षिण भारत की जो विजय अलाउद्दीन ने की थी 1296 में, जो देवगिरी पे आक्रमण किया था, या जो आक्रमण था, ये राज्य नियंत्रण को लेकर के नहीं, ये धन दौलत के लालसा से किया गया था। तो देवगिरी पे आक्रमण किया उन्होंने, काकतीयों पे वारंगल में किया, काकतीय वंश के। और तीसरा बताया कि वल्लाल देव, वीर वल्लाल नाम था इनका, वीर वल्लाल तृतीय थे एग्जैक्टली, वीर वल्लाल तृतीय इस समय जो है होयसल कहाँ था, होयसल देवगिरी के दक्षिण में था, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। तो यहाँ वीर वल्लाल का शासन था। और इसके दक्षिण में जो है पांडे थे, छोटे छोटे राज्य तो कई थे, लेकिन प्रमुख राज्य यही 4 थे। तो ये पांडे थे। ये पांडे कहाँ हो गए, ये पांडे आपके होयसलों के दक्षिण में थे, या कहिए फार ईस्ट, फार साउथ, सुदूर दक्षिण में स्थित थे। ये पांडे राज्य था, पांडे। और पांड्यों की राजधानी कहाँ थी, मदुरई थी। ये कैपिटल को हमने स्क्वायर में कर दिया है। यादवों की राजधानी देवगिरी थी, जिसे दौलताबाद भी कहते हैं आज। और काकतीयों की वारंगल थी, और होयसलों की द्वार समुद्र थी। और ये जो पांडे था, पांडे की राजधानी जो दक्षिण में था, राजधानी मदुरई थी। और पांडे राजा भी जो है बड़े समृद्ध हुआ करते थे। और यहाँ पे उस समय अलाउद्दीन के समय कुलशेखर का राज्य था। अलाउद्दीन का समकालीन शासक जो पांडे में था, पांडे वंश का, पांड्यों का ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र की जो राजधानी थी मदुरई, वहाँ का शासक कुलशेखर जो था, वो अलाउद्दीन का समकालीन था। और एक बात और जान लें कि कुलशेखर के 2 बेटे हुए, समझे। एक का नाम क्या था, सुंदर पांडे, और दूसरे का नाम था वीर पांडे। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ भी दोनों भाई जो आपस में सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। और ये कोई खास कुर्सी की लड़ाई बताए, कुर्सी की होती है। और ये सुंदर पांडे, नाम तो इनका बड़ा अच्छा था, सुंदर पांडे, ब्यूटीफुल पांडे। लेकिन इन्होंने अपनी पिता की हत्या कर दी थी। लोग कहते हैं कि फला ही लोग या ठिकाने लोग या फलाने लोग ही हत्या करते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है कुलशेखर के जो बड़े बेटे थे सुंदर पांडे, इन्होंने अपनी पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त कर लिया था। और जो छोटे भाई वीर पांडे, दोनों में उस समय गृहयुद्ध चल रहा था। और उसी समय अलाउद्दीन का यहाँ पे आक्रमण हुआ। हालांकि ये आज़ाद राज्य थे उस समय। और अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले आक्रमण, देवगिरी आक्रमण के बारे में। ये 1307 और 8 में हुआ, ठीक है। देवगिरी का आक्रमण जो है यहाँ पे, दिल्ली से देवगिरी पे पहला आक्रमण 1307 और 8 में हुआ। ये आक्रमण यहाँ पे सेना का कमांडर बनाया गया मलिक काफूर को, और जो है दूसरे मलिक काफूर को सेना का कमांडर बनाया गया। और इनकी सहायता करने के लिए अलप खां को भी भेजा गया। इनके हेल्प के लिए अलाउद्दीन ने अलप खां को भी भेजा कि तुम भी भैया साथ साथ। और अब आप सोचेंगे आक्रमण क्यों किया, वजह तो नहीं होगी कुछ। इनके खिलाफ चार्जशीट ये थी, कुछ तो पुरानी थी, संक्षेप में 3 बातें थी। पहली बात तो आप पूरी तरीके से परिचित हैं कि जब गुजरात पे आक्रमण कर रहा था, तो गुजरात के राजा कर्ण जो थे, वही जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री की पत्नी को नियंत्रण में लिया था, और उन्होंने अलाउद्दीन को आक्रमण के लिए बुलाया था, पीछे हम अवगत हैं। तो अलाउद्दीन ने जब वहाँ आक्रमण किया था, तो गुजरात के जो राजा कर्ण थे वो भाग करके दक्षिण चले गए थे। और वहाँ पे उन्हें राजा रामचंद्र देव, जो देवगिरी यादव वंश के राजधानी देवगिरी के जो राजा थे, राजा रामचंद्र देव, उन्होंने उन्हें शरण दी थी। तो पहला अपराध तो इनका यही था कि जो गुजरात से राजा कर्ण, जो इनको उन्होंने पराजित दिया था, उनको उन्होंने शरण क्यों दी। और यही नहीं, गुजरात के राज्य का एक छोटा सा हिस्सा था, उस पर वहाँ स्वतंत्र रूप से शासन भी करने दिया उसको। इनकी समर्थन से ही वहाँ गुजरात का एक छोटा सा जो राज्य था, राज्य का हिस्सा था, एक जगह, एक क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो है वहाँ पे अलाउद्दीन की नहीं चली और वहाँ स्वतंत्र शासन होता रहा। तो इनके खिलाफ ये भी था, चार्ज था। और एक दूसरा इशू ये था कि ऐसा हुआ होगा कि जब अलाउद्दीन कभी अपने दरबार में बैठे रहे होंगे, तो उनके जो खजाना मंत्री रहे होंगे, वजीर, वित्त मंत्री, उन्होंने आके कहा होगा
कि अब इस समय तो राजकोष में काफ़ी कमी दिख रही है। उस समय वो यहाँ चित्तौड़ और रणथंभौर के आक्रमण में संलग्न थे, तो उनके जो वित्त मंत्री थे आए कहे कि पैसे की कमी हो रही इस समय खजाने में। तो उन्होंने पूछा कारण क्यों, कहाँ कमी क्यों हो रही? क्या अरे वो देवगिरी से जो हम जो गए थे ना 1296 में आक्रमण करने, तो वहाँ राजा रामचंद्र देव ने कहा था कि एलिचपुर का जो भी आय होगी, जो रेवेन्यू होगी, हम दिल्ली आपको भेज दिया करेंगे। आजकल वहाँ से माल नहीं आ रहा है। वित्त मंत्री ने बताया अलाउद्दीन को कि जब से आप यहाँ रणथंभौर चित्तौड़ के अभियान में लगे हुए हैं, तब से यहाँ नया डेवलपमेंट हो रहा है कि राजा रामचंद्र देव, ये जो राजा हैं यादव वंश के, जिनकी राजधानी देवगिरी आज का दौलताबाद है, वो अब एलिचपुर से जो पैसा आ रहा था वो बंद हो गया है। खजाने में कोष की कमी हो रही है। आप इधर युद्ध में लड़े हैं। तो एक वजह ये भी थी कि 1296 में जो समझौता हुआ था आक्रमण के बाद, जो सरेंडर किए थे रामचंद्र देव, तो उन्होंने कहा था कि हर साल एलिचपुर की जो इनकम होगी, जो आय होगी, सब हम आपको भेज देंगे। और उन्होंने देखा कि अलाउद्दीन इधर भेजी है तो बंद कर दिया भेजा। और तीसरी वजह एक ये थी, बड़ी रोचक वजह ये भी थी, बहुत स्वाभाव मानवीय वजह थी, कि बताया था कि राजा कर्ण वहां से अपनी बेटी देवल को तो लेके रामचंद्र देव के यहाँ भागे थे, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी कमला देवी को वहीं छोड़ दिया था। कमला देवी बंदी बना के दिल्ली अलाउद्दीन के पास ले जाई गई थी, और अलाउद्दीन की ऊपरी पत्नी हो गई इस समय मलिके जहां थी। तो मलिके जहां कमला देवी ने, अलाउद्दीन की मलिके जहां कमला देवी ने, अब उनको अपनी बेटी देवल की याद आने लगी। स्वाभाविक सी बात थी, राजा कर्ण की याद तो नहीं आई, क्योंकि राजा कर्ण देव उन्हें छोड़ के भागे थे। उन्हें अपनी पुत्री देवल देवी की याद आने लगी, तो उन्होंने राजा अलाउद्दीन से कहा होगा कि भाई अगर देवल भी आ जाती हमारे परिवार में चार चांद लग जाता। तो एक कारण ये भी था, तो तीन कारण हो गए। कारण ये था इनके कि राजा रामचंद्र देव ने देवता कर्ण को साड़ा दी थी, और एक गुजरात के एक छोटे से हिस्से पे उनको स्वतंत्र रूप से शासन करने दिया था। दूसरी वजह ये थी कि मलिके जहाँ कमला देवी, जो पहले राजा कर्ण सिंह की गुजरात की पत्नी हुआ करती थी, अलाउद्दीन की प्रिय रानी थी, उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वो अपनी पुत्री देवल, जो कि राजा कर्ण लेके भगे थे यहाँ गुजरात से, एक गुजरात था यहीं से इनको आना था, देवगिरी आए थे, उनको वो चाह रही थी कि उनको दिल्ली ले आया जाओ। तीसरी वजह ये थी, मुख्य वजह, कि राजकोष जो है में कमी आ रही थी, क्योंकि 1296 में रामचंद्र देव ने जो वादा किया था कि हर साल जो एलिचपुर से इनकम होगी वो दिल्ली के राजकोष में देंगे, वो बंद हो रही थी। तो भेजा गया यहाँ पे मलिक काफूर को भेजा गया और अलफ खान को भेजा गया, और दोनों को दो टास्क दिया गया। अलफ खान को एक टास्क दिया गया। अलफ खान, राजा कर्ण भी थे वहीं पे, तो राजा कर्ण युद्ध लड़ने के लिए पहले आए, तो अलफ खान, और अच्छा आक्रमण उन्होंने राजा कर्ण पे किया अलफ खान ने, चूंकि अलफ खान का टारगेट ये था कि कमला देवी को ले जाकर के दिल्ली पहुंचाना था। तो अलफ खान ने जो है राजा कर्ण से भिड़ंत किए, उनको पराजित किया, उनकी पुत्री देवल रानी को वहां से ले करके, पकड़ करके सैनिक ले गए और ले आकर के अलाउद्दीन के पास, यानी मलिके जहां कमला देवी को सुपुर्द कर दिया। एक टास्क तो ये था। दूसरा, इधर से मलिक काफूर साहब काट मार करते करते, लूट माट हत्या करते देवगिरी तक आ पहुंचे। देवगिरी जब आए तो वहाँ राजा रामचंद्र देव से मुठभेड़ हुई, लड़ाई हुई, बेटा भाग गया। भगने के कई कारण होते हैं, एक कि दोबारा संगठित होकर लड़ाई कर सकें, और कभी कभी ऐसे भी। तो रामचंद्र देव के पुत्र भाग गए, रामचंद्र देव बंदी बनाए गए, इन्होंने आत्मसमर्पण किया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि आत्मसमर्पण करने के बाद अलाउद्दीन ने वैसे ही व्यवहार किया जैसे कहा जाता है कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो अलाउद्दीन ने राजा रामचंद्र देव को क्या कहते हैं कि राय रायन, एक उपाधि हुआ करती थी, राय रायान की उपाधि से सम्मानित किया, और उनको राज्य शक्ति का प्रतीक स्वर्ण छत्र दिया। रामचंद्र देव को, पराजित देवगिरी के राजा को अलाउद्दीन खिलजी ने भरपूर सम्मान दिया। बंदी बनाने के बाद उन्हें जो है राय रायान की टाइटल दी, और साथ ही राज सत्ता का प्रतीक स्वर्ण छत्र दिया, और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दे करके उन्हें गुजरात की जो नौसारी है वहाँ की जागीर दी। भाई जागीरदार भी बन जाइए आप। उनको 1 लाख खर्चा वर्चा के लिए 1 लाख स्वर्ण टका दिया, और कहा कि अब गुजरात नौसारी आप जाइए, वहाँ के जागीरदार बनिए। और ये इतने प्रसन्न हुए कि अपने पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया, संधि हो गई,
और इतने प्रसन्न हुए बताया जाता है राजा रामचंद्र देव इनके व्यवहार से अलाउद्दीन के कि हमेशा के लिए फास्ट फ्रेंड हो गए। देखिए ना, धर्म कुछ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। उनके फास्ट फ्रेंड हो गए, उनके बड़े अनन्य मित्र हो गए। और यही नहीं, अन्य अपने जो बाकी जो शासक थे दक्षिण भारत के, मैं किसी मजहब का नाम नहीं लूंगा, थे, उनको पराजित करने में ये उनके साथ रहे। इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बर्नी तो यहाँ तक कहता है कि राजा रामचंद्र देव इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे, बर्नी कहता है कि उन्होंने जिंदगी में कभी उनका विरोध नहीं किया। और अब चलते हैं दूसरे, वारंगल पर आक्रमण जो है हुआ। वारंगल, ये वारंगल राजधानी थी काकतीयों की, बताया तेलंगाना क्षेत्र में था। और प्रताप रुद्रदेव यहाँ के शासक थे। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय यहाँ के शासक थे। तो यहाँ पे वारंगल में मलिक काफूर को भेजा गया। ये आक्रमण, ये 1309-10 की बात है। 1309-10 की बात है। वारंगल का आक्रमण जो है ये 1309-10 की बात है। मलिक काफूर यहाँ देवगिरी आए। देवगिरी आने के बाद यहाँ पे इन्होंने खाने पीने का सैनिकों के लिए रसद और सैनिक इकट्ठा किए। और यहाँ से इसके दक्षिण पूर्व में ये तेलंगाना प्रदेश में काकतीयों का वारंगल राज्य था। तो वारंगल आक्रमण के लिए आए। और उस समय यहाँ का राजा जो है प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। और ये जो वारंगल का किला था, यहाँ पे आकर के मलिक काफूर ने घेरा डाल दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि घेरा पड़ा। घेरा पड़ते ही प्रताप रुद्रदेव देख चुके होंगे भाई, अगल बगल का हालत का असर तो पड़ता ही है ना। देखे होंगे देवगिरी कितनी दूर था, देखे होंगे देवगिरी की क्या हालत हुई। उसके बाद यहाँ से यहाँ आए तो उन्होंने भी कहा कि भैया संधि करो, छोड़ो, हटाओ, ये सब लफड़े में एक दूसरे के मारो काटो मत। तो इन्होंने जो है संधि का प्रस्ताव खुद भेजा। प्रस्ताव बड़े अनोखे तरीके से भेजा, समझे। उन्होंने क्या किया कि अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई। किसने? उन्होंने का मतलब ये काकतीय वंश तेलंगाना में जो था उसका राजधानी वारंगल थी। राजधानी के नाम से वारंगल। वारंगल किले को चारों तरफ से मलिक काफूर ने घेर लिया। और वहां के राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे, उन्होंने जो है कहा कि संधि कर लीजिए। संधि का प्रस्ताव रखा, बड़े अनोखे तरीके से रखा। उन्होंने अपनी एक स्वर्ण मूर्ति बनवाई और उसमें एक जंजीर डाल दी अपने गले में। जंजीर सोने की डाल दी। तो सोना का सोना है कि नहीं, आम के आम गुठलियों के दाम। यानी कहने का एक सांकेतिक प्रस्ताव था कि मैं आपके सामने संधि का प्रस्ताव रखता हूँ, आत्मसमर्पण करता हूँ। तो वो जो उनकी सोने की मूर्ति थी, वो कितना सोना था सोचिए। सोने की मूर्ति बनवा दी, गले में सोने की जंजीर डाल दी और यहाँ उनको भेजा। मच्चू को चौहान, उन्हें देर किस बात की थी, मलिक काफूर तैयार हो गए, कहे बहुत बढ़िया यार। उन्होंने कहा 100 हाथी ले, 700 घोड़ा, एलिफेंट हॉर्सेस दिए, बहुत ज्यादा पैसा रुपया धन दौलत दिया। पता नहीं कितना धन दौलत था लोगों के पास, कहते हैं अतुल धनराशि दी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा एनुअल टैक्स भी देंगे। ऐसा नहीं है, सब बल्ले बल्ले रही, मलिक काफूर यहाँ से जीत लिया। अच्छा, यहीं पे सबसे पहले जो है, जो कोहिनूर हीरा का नाम सुने होंगे, यहीं से चर्चा होती है। कोहिनूर हीरा बड़ी चर्चा होती है, कोहिनूर हीरा की। ये कोहिनूर हीरा सबसे पहले जो है ये गोलकुंडा के खान में मिला था। और ये कोहिनूर हीरा जो है सबसे पहले गोलकुंडा खान से निकाला गया था। ये कहाँ से मिला था? कभी कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था प्रश्न होता, तो गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। और सबसे पहले यही प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने यही अलाउद्दीन साहब को दिया। कोहिनूर हीरा डायमंड जो था प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन को दिया। इसके बाद बहुत समय तक इसका वर्णन नहीं मिलता। आगे चल के बाबर के समय में मिलता है कि मालवा के शासक थे, क्या नाम था उनका, महमूद द्वितीय थे मालवा के शासक। तो महमूद द्वितीय ने इसे बाबर के बेटे हुमायूं को दिया था। फिर उसका उल्लेख मिलता है कि फिर ये घूम फिर करके गोलकुंडा पहुंच गया। गोलकुंडा के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने शाहजहां को भेंट किया, शाहजहां के पास था। और बाद में बताते हैं कि ये शाहजहां के पास था, तो फिर मोहम्मद शाह तक रहा। बताते हैं कि मोहम्मद शाह ने जो है, जब नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया तो मोहम्मद शाह से लूट के नादिर शाह ले गया। पीछे कहाँ कहाँ गया राजा
प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन को दिया। फिर बताते हैं कि रुद्रदेव ने अलाउद्दीन को दिया। अलाउद्दीन के पास से कहाँ रहा नहीं पता। काफी दिनों के बाद बाबर के समय इसका वर्णन मिलता है कि मालवा के राजा जो शासक महमूद द्वितीय थे उन्होंने हुमायूं को दिया। बाद में फिर वर्णन मिलता है कि गोलकुंडा के प्रधानमंत्री ने शाहजहां को दिया। फिर मोहम्मद शाह ने नादिर शाह को दिया। और नादिर शाह अफगानिस्तान का जो शाहसूजा थे, नादिर शाह के पास चला गया। फिर अफगानिस्तान का एक शाहसूजा शासक था, उससे लगता है रणजीत सिंह ने छीन लिया। तो रणजीत सिंह के पास बहुत दिनों तक था। लेकिन आगे चल के जब लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब को, ब्रिटिश पंजाब राज्य को, जो सिख राज्य था, सिख राज्य को जब उन्होंने ये कहा था, उस समय महाराजा रणजीत सिंह के पास था। जब सिख राज्य को 1849 में डलहौजी ने ब्रिटिश राज्य में मिलाया, तब ये कोहिनूर हीरा जो है दिलीप सिंह के पास था उस समय। और अंतिम शासक जो है सिखों की दिलीप सिंह जी थे। तो राजा दिलीप सिंह जी के पास से ये जो है डलहौजी के पास गया। डलहौजी के पास से ये जो है ब्रिटिश चला गया, ब्रिटिश हुकूमत वहां लंदन। वहां बताते हैं कि ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। तो ये संक्षेप में इसकी यात्रा है। और अलाउद्दीन का तीसरा आक्रमण जो था ये होयसलों पे था। द्वार समुद्र का आक्रमण कहिए। द्वार समुद्र राजधानी थी होयसलों की। यानी देवगिरी और वारंगल को जीतने के बाद इनका मनोबल बढ़ा और इनकी इच्छा हुई कि द्वार समुद्र पे भी कब्जा किया जाए। तो 1310 में वही मलिक काफूर सेनापति को फिर से भेजा गया कि आप द्वार समुद्र पे जाइए और चढ़ाई करिए। उस समय ये होयसल यहाँ के राजा वीर बल्लाल तृतीय थे। राजा का नाम क्या था? वीर बल्लाल थर्ड। और ये वीर बल्लाल साहब जो ये होयसल नरेश जो थे, इस समय की स्थिति ये थी कि यहाँ पर ये जो है ये द्वार समुद्र पे आक्रमण किया। ये यहाँ से यहाँ आए 1310 में। और उस समय जो बल्लाल देव तृतीय यहाँ के राजा थे वो मदुरई से, ये मदुरई है ना इनके दक्षिण में, तो बल्लाल देव जो है मदुरई से भिड़ते, मतलब आपस में लोग भी लड़ते रहते थे। तो ये बल्लाल देव जो है होयसल लोग जो है द्वार समुद्र मदुरई में ठनी हुई थी और लड़ाई हो रही थी। इसी का फायदा उठा करके मलिक काफूर ने आक्रमण किया और देखा कि लोग यहाँ आपस में युद्ध में लगे हुए हैं। उसी समय जो है मलिक काफूर ने द्वार समुद्र पर आक्रमण कर दिया 1310 में। उस आक्रमण का परिणाम ये हुआ कि ये पूरी तरीके से हिल गए। बल्लाल देव ने संधि का प्रस्ताव रखा और संधि में इन्होंने भी स्वीकार किया कि जो भी कहेंगे हम कर सालाना आपको दे दिया करेंगे। और बहुत ढेर सारा सामान, सोना चांदी, हाथी इनको दिया। और अच्छा, इसमें एक खास बात ये है कि ये बल्लाल देव बाद में दिल्ली ले जाए गए। दिल्ली ले जाने के बाद अलाउद्दीन इनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया और कहा कि भैया आप जो है एनुअल टैक्स दे दिया करिए और द्वार समुद्र का अपना राज्य आप वापस ले लीजिए। और तीसरा जो है, सॉरी चौथा जो है पांड्यों पे आक्रमण। ये पांड्य राज है। पांड्यों पे जो है आक्रमण। पांड्यों के बताया कि कुलशेखर राजा थे वहां के अलाउद्दीन के समय। उनके दो बेटे थे, सुंदर पांड्य और वीर पांड्य। दोनों में लड़ाई होती रहती थी। और सुंदर पांड्य ने क्या किया कि अपने पिता कुलशेखर की हत्या करके गद्दी प्राप्त कर ली। लेकिन उनके भाई जो वीर पांड्य थे, दोनों में संघर्ष होता रहा। और पांड्य की राजधानी मदुरा थी। इसको मदुरै अभियान के नाम से भी जाना जाता है। मदुरै पे आक्रमण। तो पहला हो गया देवगिरी, दूसरा था वारंगल, तीसरा द्वार समुद्र और चौथा ये मदुरई पे आक्रमण। तो मदुरई में ये हुआ कि मलिक काफूर को आक्रमण करने के लिए भेजा गया। हुआ कि सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन से सहायता मांगी। दोनों भाई आपस में युद्ध में संलग्न थे, सुंदर पांड्य और वीर पांड्य। तो सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन के पास सहायता के लिए भेजा कि भाई हमारी मदद की। अलाउद्दीन को और क्या चाहिए था, वो सोचे कि अब यहाँ तक भी आक्रमण का मौका मिला। उन्होंने कहा मलिक काफूर जाओ, देखो सुंदर पांड्य मदद मांग रहे हैं आपसे। तो 1311 में मलिक काफूर इनकी सीमा में घुसे और घुसने के बाद इन्होंने खोजना शुरू किया। भाई सुंदर पांड्य की मदद करने आए थे तो उन्होंने खोजना शुरू किया कि वीर पांड्य जहाँ हों वहाँ हमला किया जाए।
तो इनको पता चला कि 1111 में की सीमा में घुसे, इन्हें पता चला कि वीर पांड्य के आक्रमण किए, तो वहाँ से जो है इनको हाथी वाथी धन दौलत मिली लिए, लेकिन वहाँ से वीर पांडव भाग गया। वीर पांडव बड़े खिलाड़ी थे, वहाँ से भी भाग गए, वहाँ से हाथी धन दौलत लेकर के आए। फिर उन्हें पता चला यहाँ नहीं है, ये जो है पथपति में है, जो आज का जो चिदम्बरम है उसे नर्मदपति कहते हैं। पता चला कि ये आज के चिदम्बरम में है। तो वहाँ से फिर मलिक काफूर अपना हाथी घोड़ा लेकर के खदेड़े कि भाई पकड़ो वीर पांडव को। और फिर वीर पांडव वहाँ भी नहीं मिले, वहाँ से भी धन दौलत संपदा लूटे और भाग लिए। वहीं पर लिंग महादेव का मंदिर है सोने का, उसको भी उन्होंने खूब लूटा। फिर वहाँ से मथुरा पहुँचे, मथुरा पे आक्रमण किया, मदुरई पे, मथुरा नहीं कह रहा, मदुरई पे वहाँ से आक्रमण किया, मदुरई पे आक्रमण किया। मदुरई पे आक्रमण किया, वहाँ पे आक्रमण किया, वहाँ पर भी वीर पांडव नहीं मिले, वहाँ से भी भाग गए। यानी अंत तक जो है पांडवों को वीर पांडव को पकड़े नहीं गए, पराजित नहीं कर पाए। और मदुरई से भी इन्होंने अपार संपत्ति, सोना चांदी धन दौलत लूटा। और 1311 में जो ये जो है 1311 में मलिक काफूर पांड्य से मदुरई विजय के बाद बहुत ढेर सारा अपार धन दौलत लेकर के दिल्ली गए, मगर पांड्यों को अपने अधीन नहीं कर सके। और मलिक काफूर का दक्षिण भारत में जो अंतिम अभियान था वो देवगिरी पे ही था। देवगिरी पे द्वितीय आक्रमण भी हुआ था। देवगिरी का द्वितीय आक्रमण जो था ये मलिक काफूर का दक्षिण भारत पे अंतिम आक्रमण था। और हुआ ये कि ये 1313 की बात है। हुआ ये कि राजा क्या नाम था, रामचंद्र देव के निधन के बाद बताया था ना, वहाँ भाग गए थे उनके बेटे शंकर देव भाग गए थे इनके आत्मसमर्पण के बाद। तो बाद में शंकर देव जब कब्जा कर लिए यहाँ पे, फिर से आने के बाद अपने शासन की बागडोर संभाली, तो उन्होंने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो अलाउद्दीन कहाँ चुप बैठने वाला था, उसने कहा मलिक काफूर से जाओ। 1313 में मलिक काफूर आए और शंकर देव से लड़ाई हुई, शंकर देव मारा गया और देवगिरी का अधिकांश हिस्सा इसके बाद दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो देवगिरी पे द्वितीय आक्रमण भी हुआ था 1313 में। वजह ये थी कि राजा रामचंद्र देव के जो बेटे थे शंकर देव, उन्होंने अलाउद्दीन की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। तो मलिक काफूर आए और शंकर देव से युद्ध हुआ और शंकर देव मारे गए। ये संक्षेप में दक्षिण भारत आक्रमण की कहानी थी। और एक बात और कि ये आक्रमण हुआ, इसके बाद इसके बाद क्या हुआ कि मलिक काफूर से वहाँ दिल्ली में जो है, अब इनका वर्चस्व तो बढ़ ही रहा था, आप जान रहे हैं। तो मलिकाए जहाँ जो थी अलाउद्दीन की, कमला देवी अलाउद्दीन की बेगम, उन्होंने मिलकर के उन्हें लगा कि मलिक काफूर का प्रभाव काफ़ी बढ़ रहा है, तो वहाँ भी लोग इनसे ईर्ष्या करने लगे थे। तो मलिक काफूर सोचे कि देवगिरी में ही रहते हैं और यहीं जो है काकतीय होयसलों को मिला करके यहीं अपना पड़े रहेंगे, यहीं शासन करेंगे। तो कुछ समय रहे, लेकिन उसी समय 1314 में यादव वंश के एक और शासक बचे हुए थे, वो आए, हरपाल देव नाम था उनका। तो इसी बीच उनको ये पता चला कि अलाउद्दीन की तबीयत नासाज काफ़ी ख़राब है। तो स्वामी भक्त थे, वहाँ से तुरंत वो अपना डेरा नंबर सब कुछ किया और लेकर के दिल्ली अलाउद्दीन के पास पहुँचे। और 1314 में जो यादवों का राज्य था इसे हरपाल देव को सौंप दिया। बहुत संक्षेप में यही अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की कहानी है। आज इतना ही।